हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। ओके, सो अभी तक जो है हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हैं कि हम जो है किस तरीके से जो हमारे मेटल्स होते हैं उनका हम किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसमें से लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं एंड जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे अर्थ की क्रस्ट से, एंड उनसे जो है हम किस तरीके से एक मेटल को निकालते हैं, यानी कि हम किस तरीके से एक मेटल को प्राप्त करते हैं किसी और से। ऑलराइट, तो अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड्स पर जाकर हमारे लास्ट लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जब हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ आती हैं। तो आइए हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि शायद हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। सो देखिए, अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमने अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है, निकाल लिया है मेटल को, ऑक्साइड बना के हमने उसको भी रिड्यूस करके या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू कैसे भी करके जो है हमने मेटल जो है वो पा लिया है। अब क्या है, ज़रूरी है कि ये जो मेटल हमें मिला है ये एकदम प्योर स्टेट में होगा, यानी कि ये हमें एकदम प्योर ही मिला होगा। अब एक बात बताइए, अगर आपने क्या किया है, किसी मेटल को आपने कार्बन से उसको रिड्यूस करके जो है आपने उसको, मतलब मैं थोड़ा अलग बोल गई, अगर आपने मान लीजिए कोई आपके पास मेटल ऑक्साइड दिया है, ठीक है, आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड दिया है, आपने उसको कार्बन के साथ गर्म करके जो है आपने मेटल तो पा लिया। क्या गारंटी है कि इस कार्बन को आपने जब इसके साथ गर्म किया तो इस कार्बन ने अपना कोई भी पार्ट या अपना कोई भी अवशेष जो है वो इस मेटल में नहीं छोड़ा होगा, है ना। तो जब हम मेटल को कार्बन के साथ या और किसी भी एलिमेंट के साथ या मेटल के साथ अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं या हम उसका वहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमारा जो मेटल है वो हमें बिल्कुल प्योर स्टेट में मिल रहा है। हम वहाँ पर मेटल पा ज़रूर रहे हैं क्योंकि मेटल हमारा वहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बट उस मेटल के अंदर भी कुछ न कुछ जो होती है इम्प्योरिटीज़ अभी भी मौजूद होती हैं। ये हम उन इम्प्योरिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं जो हमने सैंड, सॉयल, कंकड़ पत्थर वगैरह निकाले थे जिसको हमने गैंग बोला था। यहाँ पर जो है इम्प्योरिटीज़ थोड़ी अलग टाइप की हैं, ठीक है। अब तो हमारा जो है आज का यही टॉपिक रहने वाला है, दैट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स किस तरीके से करते हैं। सो आइए हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो है वो टॉपिक है जो हमें बताता है कि जो हमने मेटल रिएक्शन में पाया है, जो हमें मेटल मिला है, उसको हम किस तरीके से प्योर फॉर्म में पा सकें, ताकि हम जो है उसका यूज़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से कर सकें। सो रिफ़ाइनिंग के लिए जो है हम किस तरीके से आंसर करते हैं, हम पूरी इसके बारे में फैक्ट्स लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारा प्रोड्यूस्ड मेटल होता है वो प्योर नहीं होता है। द प्रोड्यूस्ड मेटल इज़ नॉट वेरी प्योर, यानी कि जो हमारा मेटल मिला है वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम प्योर ही होगा। ओके, अब देखिए, ये जो मेटल है उसको हम प्योर बनाते हैं। इसके लिए एक टेक्निक है जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, वो है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस। सो द मोस्ट यूज्ड मेथड is electrolytic refining। ओके, सो यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है वो हमारा एक टॉपिक है जिसके थ्रू, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है। सो वन सेकेंड,
क्या है टॉपिक हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अगर हम इस वर्ड पे ही ध्यान दें तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रो वर्ड मौजूद है। एंड इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइटिक वर्ड जो होता है वो बताता है कि हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, है ना। सो यानी कि इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं एंड उससे जो है हम प्योर मेटल मिल रहा है हमें। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस हम जिन जिन भी मेटल्स की प्रोसेस में करते हैं उनके कुछ एग्जांपल सबसे पहले हम देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड in the refining of some metals like, जिसमें आपका एक कॉपर आ जाता है, जिंक आ जाता है, टिन आ जाता है, यहाँ पर निकल भी यहाँ पर आता है, आपका सिल्वर आती है, गोल्ड आता है, और भी बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जिनकी हम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से जो है हम उनमें प्योर मेटल पाते हैं। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके से इस टाइप की रिएक्शंस करते हैं। इसमें हम एक बीकर लेते हैं जिसमें हमारे पास कोई एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है ना, पढ़ चुके हैं हम पहले कि इसमें जो है एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे होते हैं। एंड इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है हम बाहर एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। एंड इस बैटरी से जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारी रिएक्शन होने लगती है। रिएक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका यहाँ पर एक्सचेंज होने लगता है एंड रिएक्शन आगे प्रोसीड करने लगती है। सो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना। सो देखिए यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें से एक आपका मान लीजिए ये कैथोड है, ठीक है, एंड ये जो है ये आपका एनोड है। ऑलराइट, सो यहाँ से जो है हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स में से एक को हमने कैथोड मान लिया, एक को हमने एनोड मान लिया। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस है इसमें जो है हम इम्प्योर मेटल जो है हमारा, इम्प्योर मेटल यानी कि जिसे हमें प्योर करना है उसको जो है हम एनोड मानेंगे। इम्प्योर मेटल हमारा एनोड हो जाता है। तो हम ये पॉइंट लिख लेते हैं दैट द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कैथोड क्या माना होगा। कैथोड जो होता है वो हमारा प्योर मेटल हो जाता है ना। एंड जो हमारा प्योर मेटल होता है उसको जो है उसको हम ले लेते हैं कैथोड। एंड द प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। ओके, यानी कि इम्प्योर मेटल जो है वो हमारा एनोड हो गया है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं डायग्राम में, ये जो एनोड है ये आपका हो जाता है इम्प्योर मेटल, जबकि कैथोड जो होता है ये आपका प्योर मेटल होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है इनकी पहचान में क्या होता है कि एनोड जो होता है, एनोड हमारा थोड़ा सा थिक होता है साइज़ में, एंड जो आपका कैथोड होता है वो आपका थोड़ा सा थिन होता है। ऑलराइट, सो द कैथोड is thick, one second, cathode is thin and anode is quite thick in size। तो एनोड जो है वो आपका थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है,
सो कैथोड जो होता है, कैथोड हमने अभी ऊपर पढ़ा है, यानी कि कैथोड जो है वो हमारा प्योर मेटल है। प्योर मेटल की हम एक पतली सी रॉड लेते हैं, एक थिन रॉड लेते हैं, जबकि हमारा जो इम्प्योर मेटल है उसके लिए हम एक थिक रॉड लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ये हम लेते हैं यहाँ पर मेटल सॉल्ट को। जो भी हमें मेटल निकालना है, जो भी हमें मेटल की रिफाइनिंग करनी है, हम उसी मेटल का एक सॉल्ट यहाँ पर लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी दैट द सॉल्यूशन ऑफ metal salt is electrolyte। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने जो है सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट को लिया है। अब क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, करंट पास करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। अब देखिए हमने यहाँ पर करंट पास करा है, करंट जो है हमारा ये इधर से ऐसे चल के आता है। फिर क्या हुआ यहाँ पर कि जो हमारा प्योर मेटल था एनोड पर, अब देखिए अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि एनोड को तो हमने इम्प्योर मेटल बनाया है ना, तो यहाँ पर प्योर मेटल कैसे आ गया। अब एक बात बताइए, एनोड में हमने इम्प्योर मेटल का क्या मतलब है कि उसमें हमारा मेटल भी है और साथ में जो भी उसमें बाकी जो भी कुछ मिक्स वगैरह है वो भी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हमने इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हमने करंट पास करा तो एनोड पर जितना भी हमारा प्योर मेटल था वो सारा का सारा जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट में डिज़ोल्व हो जाता है। वो सारा का सारा जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट में डिज़ोल्व हो जाता है। सो सबसे पहले तो हम अपना यही पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा पॉइंट, दैट ऑन पासिंग करंट द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, the pure metal from anode dissolves into इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उसमें जितना भी प्योर मेटल था वो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट में चला जाता है। अब एक बात बताइए, आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, अब उस बर्तन में मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, आपने जो है मान लीजिए आपके पास 2 ग्लास हैं, ठीक है, आपको उन दोनों ग्लासेस में एक अमाउंट में जो है पानी दिया गया है। अब मैंने क्या किया, आपको एक कंडीशन दी कि आपको जो है इन दोनों का ही जो वाटर का लेवल है वो आपको सेम रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए। सो बट मैंने क्या किया कि मैंने कहीं से जो है एक कोई चीज़ थी, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, लाइक सैंड ले लेते हैं, तो सैंड अगर मैंने उतनी ही 1 चम्मच सैंड जो है मैंने एक ग्लास में डाल दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसमें मैंने सैंड डाल दी है तो एक ग्लास जो है उसमें वाटर का लेवल बढ़ जाएगा ना। तो जब उसमें लेवल बढ़ गया है, बट मैंने आपको कंडीशन दिया है कि दोनों का लेवल सेम रहना चाहिए, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि आप जितना मैंने उसमें सैंड डाला है उसमें से आप हाफ़ सैंड को निकाल कर आप दूसरे ग्लास में डाल देंगे, जिससे क्या होगा उसका भी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा एंड पहले वाले का थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, है ना। सो एक पॉइंट पर जब अगर आपने सही अमाउंट डाला होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका वाटर लेवल फिर से इक्वल हो जाएगा, है ना। सो वही हमने यहाँ पर किया, हम यहाँ पर करेंगे कि अगर आपके एनोड में से प्योर मेटल आपका इस सॉल्यूशन में जा रहा है तो आपको क्या करना है, अब इसमें से तो मेटल थोड़ा सा कम हो गया है ना, एंड इसमें आपका बढ़ गया, बट आपको सेम रखना है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें से जो है थोड़ा सा आप जो है इसी में से जो है थोड़ा सा मेटल जो प्योर मेटल आया है उसी को आप उठा के क्या कर देंगे, इस कैथोड पे डिपॉजिट कर देंगे, ताकि आपकी जो सांद्रता है, आपकी जो इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, है ना। सो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, दैट an equivalent amount of pure metal is deposited on the cathode. An equivalent amount
of pure metal is deposited on the cathode, तो वो जो है वो आपका कैथोड पर चला जाएगा। अब होता क्या है, एक बात बताइए, यहाँ पर आपने एनोड जो है वो एक आपने इम्प्योर मेटल लिया था। अब इसमें से जो सारा का सारा प्योर मेटल है वो तो आपका निकल गया। अब बचा क्या, जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ थी, जो भी आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी। भाई इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सॉल्युबल तो थी नहीं, सॉल्युबल नहीं थी, तो अब क्या है कि सिर्फ वही बची हैं। सो अब जब उनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, जब आपका मेटल चला गया है, तो वो क्या करती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं यहीं पर आपका एनोड जो है इसी के नीचे जो है यहाँ पर जो है वो इस तरीके से बैठ जाती हैं, जिसको हम नाम देते हैं एनोड मड। एनोड मड यानी कि एनोड से जो गंदगी निकली है, सॉरी मैं गंदगी बोल रही हूँ, बट हाँ जो इम्प्योरिटीज़ निकली हैं उसको जो है हम एनोड मड बोलते हैं, है ना। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, आप सभी को पता है, दैट soluble impurities goes into the solution. Soluble impurities go into the solution and the insoluble impurities settle down at the bottom of anode. Okay, at the bottom of anode, and these insoluble impurities are called एनोड मड। या एक मिनट, इसको यहाँ पे लिखने की बजाय हम यहीं पे लिखते हैं, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड विच इज़ कॉल्ड एनोड मड। एनोड मड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, दैट व्हाट इज़ एनोड मड, सो यू शुड नो इट। ओके, सो ध्यान दें हर चीज़ पे, डिटेल पे। सो हम अब अपने जो है यहाँ से जो है यहाँ पर आपका जो है ये रिफ़ाइनिंग वाला चैप्टर समाप्त होता है, सॉरी रिफ़ाइनिंग वाला टॉपिक समाप्त होता है। चैप्टर में अभी कुछ चीज़ें हैं। सो ये है आपकी रिफ़ाइनिंग की प्रोसेस, कि हम किस तरीके से जो है किसी भी मेटल की रिफ़ाइनिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया है ना कि एनोड जो है वो हमारा निकल गया है एनोड मड में, है ना। एनोड मड में जो है सारी इम्प्योरिटीज़ निकल गई हैं। अब जो है हमारे पास बचता तो सिर्फ प्योर मेटल ही है, ये कैथोड के रूप में, है ना। अब भाई यहाँ से जो प्योर मेटल था वो आया तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इधर ही है, तो जो भी हमारा प्योर मेटल है वो हमें जो है एज अ कैथोड मिल जाता है, और एनोड के नीचे जो है ये हमें गंदगी यहाँ पे मिल जाती है, सॉरी एनोड मड मिल जाती है। ओके, अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, क्योंकि ये जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। अब किस तरीके से ये बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए कोरोजन क्या होता है। कोरोजन को हम हिंदी में बोलते हैं क्षय। क्षय का मतलब होता है कि किसी चीज़ का नुकसान हो जाना। अब कोरोजन क्या है, कोरोजन जो है मेटल से रिलेटेड एक टर्म होती है। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी मेटल जो है वो अगर आपका एयर के या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो वो उस पर जो है एक लेयर सी जम जाती है, और जिससे क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस, इन सब चीज़ों पर कुल मिलाकर के उसकी प्रॉपर्टीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब प्रॉपर्टीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ने का मतलब है कि वो मेटल हमें वैसा तो नहीं मिलेगा। अब मेटल है तो उसकी चमक भी ख़त्म हो रही है ना, वो अंदर से खोखला भी हो रहा है। सो दैट्स नॉट द गुड थिंग। एंड हम सभी जानते हैं कि इस टाइम जो है पूरा वर्ल्ड
काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल हो चुका है एंड लगभग जो है हर चीज़ के लिए जो है हम मशीनों पर डिपेंड होते जा रहे हैं। एंड ये सारी मशीनें जो होती हैं ये हमारी किसी न किसी मेटल से ही बनी होती हैं। फिर चाहे हम अपने चंद्रयान की बात कर लें या फिर चाहे हमारे यहाँ धरती पर काम करने वाली छोटी से छोटी मशीनें, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं वो हमारे इन मशीनों में यूज़ होते हैं। एंड इस कोरोजन की वजह से जो ये मेटल्स हैं उनमें हानि हो रही है, उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, उनमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती है। सो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये। सो हमें इसके बारे में पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो कोरोजन क्या है? कोरोजन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ द लॉस in properties of any metal due to reaction with it is the loss in properties of any metal due to reaction with air or humidity। ह्यूमिडिटी क्या होती है? इसको हम हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो नमी पाई जाती है उसकी वजह से। अब हम जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें, कुछ एग्जांपल टाइप के देखते हैं जो हमारे आसपास चीज़ों में कोरोजन होते हैं, उसको हम देखते हैं जिससे हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि कोरोजन जो है किस तरीके से चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है, किस तरीके से चीज़ें हम जिस तरीके से जितने लाभ के साथ उनको यूज़ कर रहे होते हैं उसमें कमी कर देती है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके यहाँ जो भी सिल्वर की चीज़ें होती हैं वो कुछ टाइम के बाद जो है वो थोड़ी सी काली काली पड़ जाती हैं, है ना। अब एक बात बताइए, हम जो हैं किसी भी सिल्वर की चीज़ जो कि हम जब अपने घर पे लाते हैं या उसको मान लीजिए कोई ज्वेलरी वगैरह है, रिंग है, तो उनको जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें कितनी अच्छी शाइनिंग होती है ना, शाइनिंग होती है, चमक मार रही होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। बट सिल्वर की जो चीज़ें होती हैं वो कुछ टाइम के बाद काली पड़ जाती हैं। और क्यों काली पड़ जाती हैं? जब हम उन्हें एयर में एक्सपोज़ करते हैं, है ना। एंड एयर में एक्सपोज़ करने का रीज़न ये है कि हम जो हमारी सिल्वर होती है वो एयर में प्रेजेंट सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर लेती है एंड उस पर जो है सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर जमा हो जाती है। सो हम अपना ये पॉइंट लिखते हैं दैट सिल्वर आर्टिकल्स become dull after some time when exposed to air। यानी कि अगर हमने उनको हवा में खुला छोड़ा तो वो उनका कलर जो होता है वो डल हो जाता है, बिकॉज इट reacts with sulfur to form a coating of silver sulfide। तो सिल्वर जो होती है वो अपने ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड का कवर लेयर बना लेती है, जिससे क्या होता है कि फिर जो है वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहती है एंड ना ही उसमें उतनी ज़्यादा चमक रहती है। अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर भी एक ऐसा मेटल है जो हमें अपने आसपास मिल जाता है, जिसको हम हिंदी में तांबा बोलते हैं। कॉपर क्या करता है? कॉपर हमारा CO2 से रिएक्शन कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और स्लोली जो होता है इसकी जो शाइनी ब्राउन लेयर होती है वो धीरे धीरे जो है भद्दी ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है। ये जो ग्रीन कलर होता है ये आता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट की वजह से, है ना।
तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं दैट कॉपर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लोली loses its shiny brown layer and gains dull green layer. Once again, yeah, dull green layer which is of कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट की ये लेयर होती है कॉपर के ऊपर, है ना। सो ये पॉइंट जो हैं कुछ याद करने वाले हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी हैं, सो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, सो याद करना इम्पॉर्टेंट है। आयरन जो होता है, ये तो हमारा सबसे फेमस एग्जाम्पल है। आयरन जो होता है उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लैग की सब्सटेंस जमा हो जाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। आयरन एक्वायर्स अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन पर जो जमा होती है उसको हम रस्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको हम जंग बोलते हैं ना, मशीन में जंग लग गई, लोहे में जंग लग गई, तो ये वही है। अब देखिए कोरोजन जो है ये हमारी मशीनों को ख़राब कर देता है, हम काफ़ी ज़्यादा हमें इकोनॉमिकली जो है काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान देता है। सो इसका प्रिवेंशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हम इस तरीके से जो है नुकसान तो नहीं झेल सकते ना। सो इट्स प्रिवेंशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हम इसका प्रिवेंशन किस तरीके से करें। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब देखिए कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिसमें से क्या है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। ये वो पेंटिंग है भी और नहीं भी है, हम आगे बात करते हैं। पेंटिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग ETC। काफ़ी सारी टेक्निक्स जो हैं वो हमारे साइंटिस्ट ने निकाल ली हैं। अब इसमें से अगर हम बात करें, मान लीजिए हम यहाँ पर जो है गैल्वनाइजिंग की बात करते हैं कि गैल्वनाइजिंग क्या है। देखिए गैल्वनाइजिंग क्या होता है कि हम जो है कुछ आइटम्स के ऊपर लाइक स्टील हो गया, आयरन हो गया, इनके ऊपर क्या करते हैं, जिंक की एक काफ़ी थिन लेयर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। जिंक जो होता है वो काफ़ी लेस रिएक्टिव मेटल होता है, तो वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। एंड ये जो होता है ये उस लेयर को टूटने के बाद भी प्रोटेक्ट करता रहता है। सो गैल्वनाइजिंग क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc। यानी कि गैल्वनाइजिंग में हम जो है एक जिंक की एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मेटल होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रहता है। इसी तरीके से पेंटिंग में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ गेट होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चीज़ होती है, हम उनके ऊपर पेंट कर देते हैं, जिससे क्या है कि वो सुरक्षित रहते हैं। ऑयल लगा देना, ग्रीस लगा देते हैं। कुल मिलाकर जो है हम उसकी सरफेस को चिकना कर देते हैं, ताकि उसको स्मूथ कर देते हैं, ताकि वो एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ इतना ज़्यादा रिएक्ट ना कर पाए। फिर जो है हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक आता है एलोइंग, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट
यहाँ पर ये सेंस रखता है कि हम इसके बारे में जानें। एलोइंग क्या होता है? ये काफ़ी अच्छा मेथड होता है जिससे हम किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, इट इज़ अ वेरी गुड मेथड टू इम्प्रूव प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब कैसे? इसमें होता ये है कि हम जो हैं दो मेटल्स या कोई एक मेटल नॉन मेटल, इनको गर्म करके एक दूसरे में मिक्स करके फिर इन्हें हम ठंडा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि दो मेटल्स के आपस में मिलने से हमें एक नया ही मेटल मिल जाता है, हमें एक नया ही सब्सटेंस मिल जाता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं हमारे इंडिविजुअल मेटल से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। सो अगर हम बात करें हमारे लोहे की, लोहा जो होता है आजकल हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं आयरन की, उनको अगर कोई आपके सर पे मार दे तो आपका सर कितना ज़्यादा मतलब डीपली फूटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें क्या लगता है दैट आयरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर हम प्योर आयरन की बात करें तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। बट हम क्या करते हैं, हम उसमें एक छोटा सा अमाउंट ऑफ कार्बन मिक्स कर देते हैं जिससे वो हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं दैट लाइक आयरन इज नेवर यूज्ड इन प्योर फॉर्म, it is mixed with a small amount of carbon and it becomes hard and strong। सो हम कह सकते हैं कि एलोइंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज़ हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाने में कर सकते हैं। जैसे लोहा हमारा मुलायम था बट हमें उससे हार्ड स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनानी थी, तो हमने उसमें कार्बन मिक्स कर दिया जिससे वो जो है हार्ड हो गया और स्ट्रॉन्ग भी हो गया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि आयरन को अगर आपने निकिल एंड क्रोमियम के साथ हम मिक्स कर दें तो वो आपकी बन जाती है स्टेनलेस स्टील। नाम तो इसका सुना होगा ना आपने। व्हेन iron is mixed with nickel and chromium, we get what? Stainless steel, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, which is very hard एंड इसका एक सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या होती है कि इसमें कभी रस्ट नहीं लगती है एंड डज नॉट रस्ट। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ना कि जब रस्टिंग ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उस पर कभी जंग नहीं लगेगी। सो स्टेनलेस स्टील ये हम इस तरीके से बनाते हैं कि हमने आयरन में जो है निकल एंड क्रोमियम को मिक्स किया है। सो अगर हम एक एलॉय क्या होता है उसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, सो हम क्या लिखेंगे दैट एन एलॉय इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। ये चीज़ ध्यान देने वाली है दैट एन एलॉय इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि एलॉय जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर होता है क्योंकि जब हम चीज़ों को मिक्स करते हैं तब हम उन्हें पहले लिक्विड फेज में लेकर आते हैं, तब हम उन्हें मिक्स करते हैं एंड देन हम फिर से उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं। मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals or a metal and a non-metal। मतलब मेटल एंड मेटल को भी हम मिक्स कर सकते हैं, बट हम मेटल एंड नॉन मेटल को भी मिक्स कर सकते हैं। अब वहीं अगर हम बात कर लें प्योर गोल्ड की, तो प्योर गोल्ड आपका क्या होता है, 24 कैरेट का होता है ना। इसका मतलब है कि प्योर गोल्ड, लेकिन हमने क्या देखा है कि प्योर गोल्ड का नेचर कैसा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है।
सो हमें अगर उससे कुछ बनाना है तो हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी चांदी या हम कॉपर उसमें मिक्स कर देते हैं जिससे वो हार्ड हो जाता है। सो प्योर गोल्ड ब्रैकेट में 24 कैरेट इज़ टू सॉफ्ट टू यूज़, यानी कि यूज़ करने के हिसाब से वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। सो वी मिक्स some amount of silver or copper in it to make it hard। इसको हम हार्ड बनाने के लिए इसमें चांदी या थोड़ा सा कॉपर मिक्स कर देते हैं। अब इंडिया में जो है हमारा 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो ज़्यादातर यूज़ में रहता है। सो 22 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब होता है? 22 कैरेट गोल्ड, इसका क्या मतलब होता है? मतलब अगर किसी ने आपसे पूछ दिया है कि यार ये 22 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, तो आप अच्छे से आंसर उसका दे पाएंगे। क्या आंसर देंगे आप उसका? दैट 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है दैट इसमें जो हैं 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड हैं। प्योर गोल्ड भाई हमने 22 पार्ट्स इसलिए बोला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये 22 कैरेट गोल्ड है एंड उसमें 22 पार्ट ही प्योर गोल्ड है तो फिर ये कैसे हम कह दें कि ये 100% जो है प्योर नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है कि हमने यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड को जो है हमने प्योर गोल्ड माना है ना। तो इस 24 कैरेट में से जो है 22 कैरेट वाले गोल्ड में 22 पार्ट जो हैं वो प्योर गोल्ड के होते हैं एंड 2 पार्ट जो होते हैं प्लस 2 पार्ट जो होते हैं वो हमारे कॉपर या चांदी के होते हैं। तो ये जो हैं पूरे 24 पार्ट्स में से पूरे 22 पार्ट जो होते हैं वो हमारा प्योर गोल्ड होता है एंड 2 पार्ट जो होते हैं वो कॉपर एंड हमारे चांदी के होते हैं, सिल्वर के होते हैं। इसीलिए हम इसको जो है 22 कैरेट गोल्ड बोलते हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पर एलॉय बना रहे हैं, ठीक है। अब एक टर्म आती है कि अगर आपके ये एलॉय में से एक मेटल आपका Hg है, यानी कि एक मेटल आपका मरकरी है, तो उस एलॉय को हमने अलग नाम दिया है जिसको बोलते हैं अमलगम। तो इसको हम अलग ही कलर से लिखते हैं दैट इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मर्क्यूरी, यानी कि अगर उसमें से एक मेटल जो है वो आपका मर्क्यूरी है, देन एलॉय इज़ कॉल्ड अमलगम। तो हम जो है उसको अमलगम बोलते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पे दिया गया है कि अमलगम है, ये कोई सब्सटेंस आपसे कोई कहे कि ये अमलगम है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, यानी कि इसमें जो है कोई ना कोई एक मेटल जो है वो आपका मरकरी है। ऑलराइट, सो देखिए अब क्या होता है कि हम यहाँ पर जो है कुछ एलॉय की बात कर लेते हैं, जो हमारी बुक में एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिसमें से एक आपका ब्रास आता है। ब्रास जो होता है वो हमारा कॉपर एंड जिंक को मिलाकर बनता है। वहीं दूसरा आता है जो कि है हमारा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो होता है ये हमारा किससे मिलकर बनता है? कॉपर एंड टिन से मिलकर, ठीक है, कॉपर एंड टिन से मिलकर। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो है जानने की क्या ज़रूरत है कि जो एलॉय होते हैं उनकी कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम होते हैं इंडिविजुअल मेटल से। यानी कि अगर हम ब्रास एंड ब्रॉन्ज की बात कर लें देन दे विल हैव लेस कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट in comparison to metals। सो ये होते हैं एलॉय जो कि जो है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। यानी कि ये आपके मेटल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कंडक्टिविटी को शो करते हैं, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, जब हम इनको मिक्स कर देते हैं एंड ये एलॉय बना लेते हैं ब्रास एंड ब्रॉन्ज, तो ये लेस कंडक्टिविटी शो करते हैं एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन चला जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो एलॉय होते हैं वो इंडिविजुअल
मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं और इस हिसाब से जो है हम अपने हिसाब से मेटल्स को एक दूसरे में मिक्स करके आराम से उनको अपनी नीड के अनुसार जो है हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सो यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ इसमें नया सीखने को मिला है, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक एंड शेयर बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स। ओके, बाय।